नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक सेट फिर से आपके लिए। आशा है आप लोगों को पसंद आता होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्नों का यह एक समूह है, गेस किया हुआ प्रश्न है। कुछ बुक्स से उठाए जा रहे हैं तो कुछ गाइड से, सेट जिसे हम लोग कहते हैं, उसे भी प्रश्न लिए जा रहे हैं। आपके लिहाज से यह सेट बहुत उपयोगी है दोस्तों। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, एक शेयर जरूर करें। शेयर जितने भी लड़के देखते हैं, लड़कियां देखती है, सिर्फ एक शेयर अपनों को कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश। ये चार ऑप्शन हैं आपके। चार ऑप्शंस में से नृत्य और संगीत की जो प्रसिद्ध मुद्रा लावनी है, ध्यान ये देना है, लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी जो है वो महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, सरकारिया आयोग हो जाएगा। सरकारिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? उद्योग उत्पादन में सुधार, प्रत्यक्ष कर सुधार, केंद्र राज्य सुधार संबंध या फिर रेलवे किराया सुधार। चार ऑप्शन हैं, सरकारिया आयोग, सरकारिया समिति, सरकारिया कमीशन। इसका जो गठन किया गया था, किस लिए किया गया था, ये बताना है दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझा करें, हर एक प्रश्न को जरूर देखें। और जितने भी आप सेट देख रहे हैं, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए तो ध्यान देना है। रिपीट भी अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्किप ना करें, एक एक करके देखें। हर एक पॉइंट को आपको देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो प्रश्नों का मिलना जुलना मिलता रहेगा। हो सकता है प्रश्न चेंज करके, उसका ढंग चेंज करके, तो इस तरह से प्रश्न मिलते रहेंगे। हो सकता है प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको रिपीट लगे, तो ध्यान से देखना है। सरकारिया समिति का संबंध तो यह हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है, यह केंद्र राज्य संबंधों से है ये समिति, ध्यान देना है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक मार्क एक्ट। ध्यान से देखें, भारत में कब लागू किया गया था? तो आज़ादी से पहले का यह बात है, यह 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, एक मार्क एक्ट भारत में 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं, ठीक है, गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? कीनेस आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, हिल्टन यंग आयोग। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। तो चार ऑप्शंस में से आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता है कब हुआ है? 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है स्थापना? 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में। उस समय भारत स्वतंत्र था ब्रिटिश के हाथों। तो आरबीआई की स्थापना की सिफारिश जो आयोग किया था उसका नाम है हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, इसी के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना भारत में की गई। बाद में चलकर जब भारत आज़ाद हुआ तो यही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कह सकते हैं, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। यही आरबीआई है जो कि 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक एक चीज़ों को आपको नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत का जीएसटी जानते होंगे किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। चार ऑप्शन हैं आपके। तो बताना है भारत का जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले जान लें कि जीएसटी जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत किया गया था? जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले सर्वप्रथम शुरुआत कह सकते हैं, शुरुआत की अगर हम लोग चर्चा करें तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। याद होगा आप लोग को 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी से ये जीएसटी की शुरुआत मानी जाती है फ्रांस से। लेकिन भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कनाडा का जो मॉडल है उसी पर आधारित है भारत का जीएसटी मॉडल। ठीक है, आगे देखेंगे छठा, 200 रुपये का जो नोट होता है किसका चित्र अंकित है? जो नया नया नोट छपना शुरू हुआ है उसमें कुछ चिन्ह डाला गया है, कुछ चित्र अंकित किए गए हैं जो कि भारत के ऐतिहासिक चिन्हों को दर्शाता है। हम्पी है, लाल किला है, रानी की बाव है, सांची का स्तूप है,
तो सभी जो आप देख सकते हैं 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, इन सारी नोटों पर कि कोई ना कोई चित्र अंकित है। जैसे 200 रुपया का नोट है तो ये सांची का स्तूप हो जाएगा। 200 रुपया का जो नोट है उसके बैक कवर पे आप देखेंगे तो सांची का स्तूप है। उसी तरह हम्पी का जो है ये 50 रुपया वाला जो आप नोट देखते हैं उस पे ये अंकित है हम्पी का, ठीक है। उसी तरह से लाल किला आप देखते होंगे, ये 500 रुपया वाला नोट जो होता है उस पर ये लाल किला छपा होता है, ठीक है। रानी की बाव की अगर हम लोग बात करें तो ये 100 रुपया का जो नोट होता है इस पे ये अंकित रहता है रानी की बाव। तो एक एक करके आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, इसको याद कर लेना है। 50 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नरसिंहम समिति को जरूर याद करें, खास करके आयोग समिति जो है उसको जरूर याद कर लें। कर संरचना, बैंकिंग सुधार, योजना सुधार, उच्च शिक्षा। तो नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, इसको याद रखने हैं आपको। बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिंहम समिति। सरकारी आयोग जो था वो केंद्र और राज्यों के संबंधों को दर्शाता है, उसी के आधार पर वो बनाया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति, रमेश समिति, के समिति, एनसिंग समिति। तो जीएसटी की हमने अभी चर्चा की। जीएसटी जो कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है, भारत का जो जीएसटी है यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, सुझाव पर जीएसटी भारत में लागू किया गया था। और भी क्वेश्चंस हैं, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान, ध्यान दें, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान भारत में किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? सीएसओ, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो 4 ऑप्शन में से तो आप सीएसओ पहला जो ऑप्शन है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को सबसे अनुमान जो लगाता है भारत में, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी अनुमान भी कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कह सकते हैं या संस्थान कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं। तो सीएसओ इसे ही कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, 124वां है, 23वां है, 121वां है, 122वां है। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जीएसटी जो लागू किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था ये बताना है। अभी तक हमने जीएसटी के बारे में कुछ चीज़ों को समझा है। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान संशोधन। तो 122वां जो संविधान संशोधन किया गया था ये जीएसटी से संबंधित था, जीएसटी पारित से संबंधित था। क्वेश्चन आगे देखेंगे। भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र की स्थापना की गई है किस देश के सहयोग से की गई है ये बताना है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भिलाई हो गया, इसके साथ साथ दुर्गापुर हो गया, ठीक है, राउरकेला हो गया। इन सारी चीज़ों को याद करने हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है इन सारी चीज़ों को। तो इसका सही जवाब रूस हो जाएगा। भिलाई जो है ये सोवियत रूस के सहयोग से इस संयंत्र की स्थापना की गई है। चलिए आगे देखेंगे। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ध्यान देना है, उत्प्रेरक इसको बोला जाता है, NiHA NaFe। कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा? तो तेल का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है इसमें Ni उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। Ni यानी कि निकेल जो होता है ये उत्प्रेरक का काम करता है ये। चलिए 13 नंबर देखेंगे। सतीश धवन आंतरिक केंद्र, आंतरिक नहीं अंतरिक्ष हो जाएगा, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, श्रीहरिकोटा। तो एकदम आसान है, ये आप जानते होंगे, ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसे जरूर याद रखें आप लोग, श्रीहरिकोटा, जो कि जहाँ क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। किस राज्य में सबसे पहले आधार कार्ड वितरित किए गए? आधार कार्ड जो कि 12 अंकों का, 12 अंक इसमें होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, ये वितरित सबसे पहले केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। कौन से राज्य में सबसे पहले ये किया गया, वितरित किया गया? जबकि बनाया गया था सबसे पहले नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो बनाया गया था वो नई दिल्ली में बनाया गया था। और वितरित करने की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड को वितरित किया गया था बनाने के बाद। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है
ये बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें, मूल्य का संचय है ये, मूल्य का हस्तांतरण ये भी, मूल्य का स्थिरीकरण और मूल्य का मापन। चार ऑप्शन में से आप देखेंगे कि मूल्य का जो स्थिरीकरण है ये मुद्रा का खर्च नहीं है। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति अगर हो तो इससे सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा ये देखना है। ऋणदाता यानी कि लोन देने वाला, ऋण देने वाला, पेंशन प्राप्त करता ये तो होगा ही नहीं, ऋणी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, बचत करता भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पूछ रहा है, किसे माना जाता है? पेसल है, डेविस है, पेंक है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन हैं आपके। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता की अगर हम लोग बात करें तो ये पेसल हो जाएगा। ठीक है, पेसल भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। क्वेश्चन आगे देखेंगे, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? दोस्तों चार ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑप्टिक्स या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट। चार ऑप्शंस हैं दोस्तों। अभी हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ये जो जीएस का सेट है इसमें ढेर सारे विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि एकदम एग्जाम फ्रेंडली है, ढेर सारे परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और एसएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूर इसे ध्यान से देखें। कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाएगा, जहां पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक पूछ रहा है। किसका? आयनिक यौगिक का। उच्च होता है, सामान्य होता है, निम्न होता है, सभी कथन सत्य है। चार ऑप्शन है आपके। तो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं आयनिक यौगिक के, ये उच्च होते हैं, हाई होते हैं। चलिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है या फिर क्लोरीन है। तो जीवाणु को अगर नष्ट करना है तो ये क्लोरीन काम करता है। क्लोरीन गैस से जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्लोरीन हो जाएगा। एरोसोल का उदाहरण पूछा जा रहा है। एरोसोल का उदाहरण धुआं है, रुधिर है, नदी का जल है, दूध है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो एरोसोल जो होता है ये धुआं इसका उदाहरण होता है, उपयुक्त उदाहरण। ठीक है, धुआं इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषण कर लेती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन। तो वायुमंडल में ओजोन परत होता है, जहां पे ओजोन मंडल होता है, ओजोन परत, ओजोन मंडल, जहां ओजोन गैस की प्रधानता होती है, ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चलिए 23 देखें, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला जो रासायनिक द्रव्य है ये कौन सा है? ये बताना है। सूखी बर्फ, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, उपयुक्त सभी। अगर मेनली रूप से कहीं भी रहे तो सिल्वर आयोडाइड इसका उपयुक्त आंसर होगा, अगर सिल्वर आयोडाइड सिर्फ रहे तो। अगर ये ऑप्शन उपरोक्त जो है ए बी सी ये रहे तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ बीजन के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज है, लैक्टोज है, सैक्रोज है, कैरोटीन है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध जो होता है वो दूध में मीठापन आता है। तो इसमें देख लें आप, ये लैक्टोज हो जाएगा जो कि दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 25 है, ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल? मेरिनो है, लिंकन है, पोलवर्थ है, सफाक है। तो ऊन उत्पादन के लिए जो अच्छी भेड़ की जो नस्ल है, ये विदेशी नस्ल की बात यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो ये मेरिनो हो जाएगा जो कि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, मेरिनो जो है ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका जो नस्ल है, विदेशी नस्ल जो है, ये उत्पादन के लिए बहुत अच्छा नस्ल माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपयोगी है? ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें। तत्व उपयोगी है ये बताना है किसके लिए? तो अंडा उत्पादन के लिए कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या फिर मैंगनीज। तो चार ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक तत्व है ये। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, ध्यान से देखें, ब्रेड जो बनाया जाता है इसमें जो खमीर इस्तेमाल किया जाता है क्या काम करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ये आपका एक ऑप्शन है। किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, ये भी आपका एक ऑप्शन है। संरक्षण जैसे प्रोवेंटिव के रूप में कार्य करता है,
इसे स्वादिष्ट बना देता है। 4 ऑप्शन आपको बताने हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें उपयुक्त सही होगा। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा किण्वन। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करता है ये खमीर है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन का काम क्या है? खाद्य परिरक्षण करना। कैसे करता है? जीवाणुओं को मारकर या फिर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो इसे बताना है कि कौन सा सही इसमें होगा। देखिए, कोई भी जीव होता है तो जीव में आप जानते हैं कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के कारण ही सारी आंतरिक क्रियाओं का निष्पादन हो पाता है, अपघटन हो पाता है। आप जानते होंगे कि अपघटन बहुत जरूरी होता है शरीर में, खास करके उपापचय की क्रिया होती है। ये सारी क्रियाओं के लिए जीवाणुओं का होना बहुत आवश्यक होता है, चाहे फल हो, मानव शरीर हो। इन सारी चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो आपको ये पता होगा कि सभी में हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि शरीर की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है, एंजाइम्स का स्राव होता है, बहुत सारे एसिड का भी प्रयोग होता है शरीर में आंतरिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरियल जो होते हैं, अगर हद तक एक सीमा होता है, ठीक है, सीमा जिसे हम लोग कहते हैं, एक सीमा तक के लिए उपयोगी होता है। लेकिन जैसे इसका सीमा पार होता है तो ये अनुपयोगी हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपयोगी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, इसको क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। इसकी सीमा को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर इसका निकलना बंद हो जाए, इसका निकलना कम हो जाए, तो वैसी स्थिति में ये जो बैक्टीरियल तत्व होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे क्या होता है कि जितने भी शरीर से निकलते हैं, एसिड हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ढेर सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो शरीर से निकलती है, वो क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है, परिरक्षित करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका काम निकल गया तो आपको मार करके बाहर शरीर से कर देता है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर एंजाइम्स निकलना बंद हो जाए, हार्मोन्स निकलने बंद हो जाए, एसिड्स निकलने बंद हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो बैक्टीरियल चीज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, जो कि शरीर को ही खोखला कर देता है। कहने का मतलब है कि शरीर जब काम करना बंद कर देता है, जब आदमी का मौत हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वो उसमें कोई सा चीज़ें जो होती है, जो मटेरियल होता है, जैसे कि हमने सारी चर्चा की, वो निकलना बंद हो जाता है। तो क्या करता है कि बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते 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 वो छोटे छोटे कीड़ा का रूप ले लेता है। और यही कारण है कि शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह फल में भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। खास करके जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया जो कि शरीर में भी होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, अभी हमने सारी चीज़ों को समझाया। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इस दर को कम करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई फल है, ठीक है, फल को पेड़ से जब हम तोड़ते हैं, पेड़ से जब हम तोड़ लिए, तब इसमें जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है ये तो चालू है, लेकिन जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसको कंट्रोल करता है, ये तो पेड़ पे ही रह गया, ये तो पेड़ पे ही रह गया, ठीक है। जो कंट्रोल करता है तो पेड़ से निकलता है, तो पेड़ से जब ये टूट गया तो ये डेड हो गया, जिसे हम लोग डेड बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, डेड हो गया। तो जब ये डेड हो गया तो इसमें जो बैक्टीरियल तत्व हैं ये क्या होंगे? ये अनकंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनकंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में ये सड़ना शुरू होगा। सड़ने का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बड़े बड़े कीड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो सड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन प्रशीतन जो होता है, प्रशीतन जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, जो कि शरीर में होता है, जो कि पेड़ पर होता है। तो वैसी स्थिति में खाद्य परिरक्षण में मदद करता है प्रशीतन, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में किण्वनीकरण, उर्वरीकरण या फिर
संदूषण, कंपोस्टिंग, 4 ऑप्शन है आपके। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 29 का किण्वनीकरण। ठीक है, किण्वनीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपघटन को ये अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु को अपघटन जो किया जाता है इसे किण्वनीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे, पानी में जो डाली हुई छड़ी होती है ये टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? ये तो आसान है, बताना है आपको। प्रावर्तन, अपवर्तन, प्रावर्तन और अपवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं आपको बताने हैं। तो पानी में अगर छड़ी डाली हुई है तो वो टेढ़ा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का जो चौड़ाई होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस, ध्रुव या फिर द्वारक? तो आप पढ़े होंगे, बहुत इजी है, ये द्वारक के नाम से जाना जाता है, जो कि चौड़ाई होता है। ठीक है, दर्पण का चौड़ाई भाग होता है। हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पे पूछा जा रहा है 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये 2.42 होता है, इसे याद कर लें, आसान है। चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य, कौन सा दर्पण लगा रहता है? आसान है आपके लिए, ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण आप पॉज करके भी वीडियो को आप सेट लगा सकते हैं, आसान है। और बाद में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कितने प्रश्नों का आपका सही गया और सही गया और कौन से प्रश्न गलत हुए। तो जो प्रश्न गलत हुए उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कंप्लीट करें। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु पूछा जा रहा है, तो 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर, 25 mm पर होता है या फिर 25 m पर होता है? तो ये बताना है। 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब हो जाएगा, सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, आप याद रखें इस चीज को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम VVI की श्रेणी में से रख सकते हैं। मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, किसने खोज किया था ये बताना है। तो ये माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई पूछा जा रहा है। लेंस की शक्ति का इकाई, व्हाट आफ्टर, डायोप्टर, न्यूटन? तो शक्ति की इकाई वो भी लेंस की, तो ये डायोप्टर हो जाएगा, SI पद्धति में पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है, कोणीय वेग है। सदिश राशि और अदिश राशि ये जरूर याद रखें। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि के कुछ उदाहरण को याद रखें, अदिश राशि के कुछ उदाहरण को याद रखें। अगर इस तरह से आप प्रश्न को याद रख पाते हैं, ये प्रैक्टिस से ही संभव है, तो आप आसानी से इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि कौन से एक सदिश राशि है ये बताना है, तो वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो सदिश राशि अगर नहीं है तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होते हैं, ये अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, ये अदिश राशि कहलाता है। बाकी वेग, संवेग, कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है ये बताना है। बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा अदिश है, अदिश को पहचानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊर्जा जो होगा ये अदिश होता है। ठीक है, ये ऊर्जा जो होता है अदिश होता है। आगे देखेंगे 39 नंबर, आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो यहाँ पे सदिश पूछा जा रहा है, तो दाब तो अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, कार्य भी अदिश है, लेकिन संवेग जो होता है ये सदिश राशि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अब 40 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग है, द्रव्यमान है, कोणीय वेग है या फिर त्वरण है? तो संवेग और वेग का जब अनुपात होता है तो वो भौतिक राशि द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल देखेंगे। 41 नंबर सवाल को देखेंगे। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, ये बताना है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। 4 ऑप्शन है आपके, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 42 क्या कहता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लें, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। तो शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है उस पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। 43 नंबर सवाल देखेंगे। 43, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है ये बताना है।
एंटीसीड है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटासेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा एंटीसीड, जिसे हम लोग हिंदी अगर पूछ लिया जाए तो प्रति अम्ल भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रति अम्ल ही दिया हुआ रहेगा, इसलिए दोनों चीजों को आपको जानने हैं, एंटीसीड या फिर प्रति अम्ल। चलिए सवाल है 44, दांत का मसूरा जो होता है किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, कठोर वाला भाग? कॉपर क्लोराइड या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बेन। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे बताना है ये कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, जो कि दांत का मसूरा बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का कड़ा वाला भाग। ठीक है, आगे 46 नींबू 45 नंबर है, नींबू के रस का पीएच मान, पीएच मान जो होता है तो कितना होता है बताना है, 10, 2.2, 12 या फिर 14। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो नींबू का जो पीएच मान 2-4 याद कर लें, उसे जरूर याद रखें। तो ये 2.2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। 46 देखेंगे 46 नंबर, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या फिर जिंक मिश्र धातु। तो अगर पारद है तो पारद के साथ जो भी मिश्र धातु बनता है इसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ज्यादातर रहता है, इसे याद रखें, लोहा अमलगम नहीं बनाता है, लोहा जो होता है ये अमलगम नहीं बनाता है, तो इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स अकबर है, बाबर है, शाहजहां है, जहांगीर है। 4 ऑप्शन हैं। तो बिल्डर्स के नाम से ये शाहजहां को जाना जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, याद रखें। 48 देखेंगे 48 नंबर, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गंधार शैली जो कि चित्रकला का शैली है, एक शैव संप्रदाय है, महायान है, हीनयान है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन से आपके ये बताना है आपको कि गंधार शैली है चित्रकला की, उसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो महायान हो जाएगा। महायान और हीनयान संप्रदाय ये दोनों जो है एक ही है। चलिए आगे चलेंगे, एक ही है मतलब एक सूत्र से अलग अलग हुआ है। 49 किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो कविराज की संज्ञा किन्हें दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त ये कविराज कहा गया है। ये बीना बजाते थे, बीना जो वाद्य यंत्र है ये बजाते थे समुद्रगुप्त। इनके दरबारी कवि एक हरिसेन थे, हरिसेन, इसे भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। चलिए आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 50 नंबर सवाल। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा है उसका नाम बताना है। तोल है, दिनार है, पन है, काकनी है। आसान है, पन इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा था उसे पन के नाम से जाना जाता है, पन, जरूर याद रखें इस चीज को। तो आज ये थे 50 प्रश्न जो कि आपके लिए लाए गए थे एक सेट के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं इस तरह से, पॉज करके वीडियो देखें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक से जाके टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगे। घबराने की बात नहीं है, हो सकता है लेट हो लेकिन पीडीएफ आपको सारे मिलेंगे। और भी पीडीएफ दिए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, नोट की तरह होगा, या उसमें आंसर नहीं होंगे। खास करके जो भी क्लास आप देख रहे हैं, सेशन जो देख रहे हैं, 50-50 प्रश्नों का ये जो सेट आपको पीडीएफ मिलेगा, इसमें आंसर आपको नहीं दिए जाएंगे, जानबूझ के हम नहीं देंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं कि उसमें आंसर नहीं होगा, सिर्फ आपको वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के आधार पे आपको आंसर टिक करने हैं या फिर अपने आप को आंकने हैं वहाँ पे। तो पीडीएफ मिलेगा ही, घबराने की बात नहीं है। अगर आप टेलीग्राम लिंक में हैं, टेलीग्राम पे हैं, तो लिंक को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ में हो सकता है लेट हो लेकिन पीडीएफ आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।